हरियाणा के दिवंगत आईपीएस वाई पुनर कुमार पर जो लोग भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे, जिस संदीप लाठर साहब ने दिवंगत आईपीएस वाई पुनर कुमार पर तमाम तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और उन्होंने अपने आप को खत्म कर लिया, अब उन सब की जुबान पर ताला लगने वाला है, क्योंकि अब सच्चाई निकलकर सामने आ रही है। हर वो कड़ी खुलकर निकलकर सामने आ रही है जो दिवंगत आईपीएस वाई पुनर कुमार को सच्चा बता रही है। और जितने लोग उनके ऊपर आरोप लगा रहे थे, उन सब के ऊपर सवाल खड़ा हो रहा है। सवाल ये इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि आप सभी को पता होगा, कल देखने को मिला हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और मोदी सरकार में मौजूदा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर चंडीगढ़ पहुंचते हैं और इस पूरे मामले में आईपीएस पूर्ण कुमार की पत्नी से मुलाकात करते हैं, उनके बच्चों से मुलाकात करते हैं। लेकिन इस दौरान मनोहर लाल खट्टर साहब को वहां पर उनके जाने को लेकर कई सवाल खड़े हुए। सवाल इसलिए भी खड़े हुए कि आखिर मनोहर लाल खट्टर को ऐसे जरूरत क्या आन पड़ी कि जब तब नहीं गए जब इस पूरे मामले की शुरुआत हुई थी। तो अब इतने दिन गुजर जाने के बाद, यानी 7 तारीख से लेकर 24 तारीख तक इतना दिन गुजर जाने के बाद आखिर कौन सा ऐसा प्रेशर अब उन पर बन रहा है कि वो चंडीगढ़ जाते हैं, उनकी पत्नी और बच्चियों से मुलाकात करते हैं। दूसरा, ये दैनिक जागरण की रिपोर्ट के हवाले से जिस तरह से इस बात की जानकारी निकलकर आई सामने कि एसआईटी की जांच में जो पूर्ण कुमार के मोबाइल फोन से जो आखिरी 2 कॉल किए गए थे, उन 2 कॉल में जो वो लोग हैं, वो पावरफुल लोग हैं, वो पुलिस विभाग में बैठे बड़े बड़े लोग हैं जिन्हें दिवंगत आईपीएस वाई पुनर कुमार साहब ने फोन किया था। अगर इस खबर को सही माने, यानी अब सोचिए, ये जांच ठीक वैसे ही निकलकर सामने आ रही है जैसा उन्होंने अपने लेटर में 8 पेज के सब कुछ जिक्र किया था। अब ये सब कुछ सच धीरे धीरे निकलकर सामने आ रहा है। तीसरा, अब एक बात और देखिए, इस केस पर ऐसे ही सवाल नहीं उठ रहे हैं। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं, आज इस पूरे मामले में रोहतक माफ कीजिएगा साइबर सेल में तैनात दिवंगत संदीप लाठर का एक सीसीटीवी वीडियो भी निकलकर सामने आया, जिसमें वो स्कूटी पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। अब देखिए, इस तस्वीर को आप ध्यान से देखेंगे तो समझ में आपको आएगा। इस पूरे मामले में न्यूज एजेंसी पीटीआई के हवाले से एक जानकारी निकलकर सामने आई है। संदीप लाठर के मामा के लड़के ने एक बयान दिया है, मैं सोशल मीडिया पर उसको देख रहा था। उन्होंने कहा है कि संदीप लाठर ने जिस तरह से ये कदम उठाया, उसके बाद वो गोली वहां पर नहीं बरामद हुई। एक संदिग्ध सवाल ये भी है, और दूसरा सवाल संदिग्ध ये है कि जब संदीप लाठर उस दिन स्कूटी से जा रहे थे तो उन्होंने बाकायदा चश्मा उश्मा पहन रखा था। सोचिए, अगर कोई इतना ज्यादा तनाव में होगा तो इतना आराम से चश्मा उश्मा लगा के तो नहीं जाएगा, और वहां पर जाएगा ही क्यों, सबसे पहली बात। तो कहीं ना कहीं इस केस में बहुत बड़ा झोल देखने को मिल रहा है। खैर, देर से सही, लेकिन एक कहावत तो आपको याद होगी कि साच को आंच नहीं, यानी सच्चाई को किसी भी तरह से डरने की कोई जरूरत नहीं है। झूठ ज्यादा दिनों तक छिपता नहीं है, और झूठ ज्यादा दिनों तक टिकता नहीं है, और सच ज्यादा दिनों तक छिपता नहीं है। तो कुछ इस तरह की कहानी इस केस में निकलकर सामने आ रही है दोस्तों। अब आप सोचिए कि आईपीएस पूर्ण कुमार साहब आज जिंदा होते, जब इस पूरे मामले में उनके गनमैन की गिरफ्तारी हुई 7 तारीख को, 6 तारीख को, और उसके बाद वो इतना ज्यादा प्रेशर में आ गए। उनकी पत्नी आईएएस अमनीत कुमार भी बता रही है, इतना ज्यादा प्रेशर में आ चुके थे कि उन्होंने 2 लोगों को फोन किया था। जैसा मैंने शुरू में जिक्र किया कि दैनिक जागरण के एक खबर में एक रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, जिसमें कहा गया है वो नरेंद्र बिजारनिया और शत्रुजीत कपूर, इन दोनों लोगों को कॉल करते हैं। अब सोचिए कि जिन लोगों का नाम उन्होंने अपने नोट में लिखा है, जो लोग उन्हें लगातार टॉर्चर करते थे, जातीय सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते थे उनके लिए, वो उन दोनों को फोन क्यों करेंगे? जाहिर सी बात है, उन दोनों को उन्होंने फोन किया होगा, इस बात के लिए भी फोन किया होगा कि भाई साहब, अब आप लोग समझौता कर लीजिए, या जो भी आप लोग मुझे परेशान कर रहे हैं परेशान मत कीजिए। लेकिन उन दोनों अधिकारियों ने उनके फोन नहीं उठाए। फोन क्यों नहीं उठाए? क्योंकि जो आरोप वो लगा रहे थे कि हमें दरकिनार किया जाता था, हमें जिस समाज से निकलकर मैं आता हूं उस समाज का होने की वजह से, यही सबसे बड़ी इस पूरे केस में बातें निकलकर सामने आई। तो अब देखिए, इस केस में सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि अब इनको नोटिस भेजा जाएगा, इसकी तैयारी की जा रही है। अब ये लोग भी पूछताछ के दायरे में आएंगे और इनसे भी पूछताछ होगा, और इनका जो गनमैन है सुशील कुमार, जिसकी गिरफ्तारी हुई है, जो इस वक्त जेल के अंदर है, उससे भी पूछताछ होगी कि भाई उसको जबरन क्यों पकड़ा गया, और तमाम तरह के इस पूरे मामले में एफआईआर वगैरह, पैसे मांगने का जो खेल शुरू हुआ था, वो सब निकलकर सामने आया था।
तो इन्हीं सब मुद्दों पर और भी विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं दोस्तों। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीडीएफ न्यूज और मैं हूं आपका दोस्त देवनाथ पांडे। तो देखिए मित्रों, हरियाणा के आईपीएस वाई पूरण कुमार के मामले में रोहतक के तत्कालीन एसपी साहब जो है नरेंद्र बिजारनिया, इनको जांच में अब शामिल होने का नोटिस जारी किया जाएगा। पूरण कुमार साहब के 8 पेज के उस नोट में बिजारनिया का नाम सबसे बड़े बोल्ड अक्षरों में लिखा गया था। इस केस में गठित चंडीगढ़ पुलिस की एसआईटी अब 3 पॉइंट पर काम करने वाली है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि रोहतक के अर्बन एस्टेट थाने में शराब कारोबारी जो प्रवीण बंसल है, उसकी शिकायत पर 6 अक्टूबर को एफआईआर कहीं किसी के दबाव में तो नहीं दर्ज की गई। इस एफआईआर में पूरण कुमार के गनमैन सुशील कुमार की गिरफ्तारी हुई थी और एफआईआर दर्ज होने के अगले ही दिन यानी 7 अक्टूबर को पूरण कुमार ने चंडीगढ़ में इस तरह से अपने आप को कर लिया। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक चंडीगढ़ एसआईटी से जुड़े एक सीनियर अधिकारी ने कहा है कि अभी तक की जांच में और शुरुआती पूछताछ में यह खुलासा इस केस में हुआ है कि पूरण कुमार की मौत की वजह 8 पेज के सुसाइड नोट में बताई गई परिस्थितियों से अब मेल खा रही है। जांच पड़ताल के बाद जांच का उद्देश्य यह वेरीफाई करना है कि क्या रोहतक में दर्ज एफआईआर आईपीएस के सुसाइड के लिए तत्काल वजह का काम किया, क्या इसमें कोई सुनियोजित साजिश भी शामिल थी। रोहतक की एफआईआर से जुड़े 8 पुलिस कर्मियों के बयान भी इस मामले में दर्ज किए गए हैं। चंडीगढ़ पुलिस के अधिकारियों ने इस मामले में ये कहा है कि जांच इस बात पर भी केंद्रित है उनकी कि क्या आईपीएस वाई पूरण कुमार के गनमैन सुशील के खिलाफ 6 अक्टूबर को रोहतक में दर्ज की गई एफआईआर किसी तरह से कोई प्लान्ड या फिर इफेक्टेड तो नहीं थी। दूसरा कि क्या इस एफआईआर का आईपीएस वाई पूरण कुमार की मौत से सीधा कोई संबंध था। हालांकि जांच में कई गवाहों के बयान पहले ही दर्ज इसमें हो चुके हैं और जांच के दौरान संबंधित लोगों को नोटिस भेजकर अब तलब किया जा रहा है। तीसरा, एसआईटी पूरण कुमार के पहले की सर्विस के दौरान की गई शिकायतों और हरियाणा सरकार के साथ की गई पत्राचार से संबंधित डॉक्यूमेंट भी अब मंगा रही है ताकि पूरे मामले की एक टाइमलाइन बनाई जा सके और इससे जो डिटेल मिलेगी उससे और इनकी डिटेल की पुष्टि की जा सकेगी। चंडीगढ़ पुलिस के सूत्रों के मुताबिक आईपीएस वाई पूरण कुमार की मौत कैसे हुई, ये पता लगाने के लिए लोगों के बयान अब लगातार लिए जा रहे हैं। खासतौर से उस शिकायत के बारे में जो 6 अक्टूबर को रोहतक के अर्बन एस्टेट थाने में दर्ज हुई थी, जिसमें सुशील कुमार के या फिर माफ कीजिएगा वाई पूरण कुमार के कर्मचारी सुशील कुमार का नाम था। शराब कारोबारी प्रवीण बंसल ने उस वक्त ये आरोप लगाया था कि सुशील ने उन्हें हर महीने उनसे 2.5 लाख रुपए के आसपास मांगे ताकि उनके कारोबार में कोई दखल ना हो। और ये एफआईआर पूरण कुमार के चंडीगढ़ में मरने से ठीक एक दिन पहले यानी 6 अक्टूबर को दर्ज होती है। अब तक 8 पुलिस कर्मियों के लिए इस बयान में एसआईटी रोहतक में दर्ज एफआईआर के मामले में 8 पुलिस कर्मियों के बयान कहीं ना कहीं सामने आए हैं। इनमें वो अधिकारी भी शामिल हैं जो रोहतक एफआईआर और दिवंगत आईपीएस अधिकारी के चंडीगढ़ स्थित आवास और ऑफिसर दोनों के महत्वपूर्ण मोड़ों पर मौजूद थे। अब इस पूरे मामले की जांच चंडीगढ़ के सेक्टर 11 पुलिस स्टेशन द्वारा की जा रही है, जो आईपीएस वाई पूरण कुमार की पत्नी अमनीत पी कुमार के द्वारा जब एफआईआर दर्ज कराई गई थी। बिजारनिया प्रवीण बंसल को अब नोटिस जारी किया जाएगा। एसआईटी रोहतक के शराब कारोबारी हैं प्रवीण बंसल और रोहतक के पूर्व एसपी साहब हैं नरेंद्र बिजारनिया जो इस केस से जुड़े हुए हैं। अब इनसे पूछताछ की योजना बनाई जा रही है ताकि एफआईआर से पहले उनकी भूमिका बातचीत क्या इनके बीच में होती थी, इसको लेकर बहुत जल्दी चंडीगढ़ की एसआईटी नोटिस भी जारी करने वाली है। मीडिया रिपोर्ट के हवाले से रोहतक एफआईआर में नामजद गनमैन सुशील कुमार से भी पूछताछ की गई है। एसआईटी ने रोहतक पुलिस से इस मामले में कई जानकारियां मांगी है। टीम ने रोहतक पुलिस से कहीं ना कहीं जो डायरी रिपोर्ट होती है रोजाना की, जो उन्होंने जिक्र किया था डीडीआर, शिकायतकर्ता की पहचान, सुशील कुमार की गिरफ्तारी की प्रक्रिया के बारे में डिटेल, पूरी जानकारी डिटेल में मांग रही है। अब देखिए, पुलिस शिकायतकर्ता और रोहतक के अधिकारियों के बीच हुए कम्युनिकेशन को भी अब एक तरह से रिव्यू कर रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि एफआईआर दर्ज करने में किसी तरह का दबाव तो नहीं डाला गया था, जो अब खुलकर सामने आ रहा है। पूरे मामले को फिर से जोड़ने के लिए उनकी गवाही की हरियाणा पुलिस मुख्यालय और रोहतक अर्बन एस्टेट थाने से रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। इस मामले में पूरण कुमार की पत्नी अवनीत पी कुमार ने भी कहा है कि जो एफआईआर दर्ज किया गया है वो पूरी तरह से झूठा है और डीजीपी शत्रुजीत कपूर के निर्देशों पर रची गई साजिश का एक हिस्सा है। उनके पति के स्टाफ सदस्य सुशील कुमार के खिलाफ गढ़े सबूतों ने उन पर इतना ज्यादा उस दिन दबाव डाला था, जिन्हें कहीं ना कहीं उन्होंने
उन्हें अंतिम पीड़ा की तरफ धकेला और उन्होंने अधिकारियों से ये पता लगाने को भी कहा है कि ये सब कुछ क्या है, उन घटनाओं को सही से जांच किया जाए जिसकी वजह से फिलहाल उनके पति दिवंगत वाई पूरण कुमार की मौत हुई। अब देखिए दोस्तों, इस केस में एक चीज समझिए बारीकी से। वाई पूरण कुमार के उस तथाकथित सुसाइड नोट में कई बातों का जिक्र किया गया था और जब जांच पड़ताल गहनता से की जा रही है तो बहुत सारी बातें उससे मेल खा रही है। जैसा कि उन्होंने पत्राचार के माध्यम से कई लोगों की शिकायत की थी, लेकिन वो शिकायत उनकी आज तक नहीं सुनी गई। उन्होंने इस तरह से कदम उठाने से पहले इन 2 ऑफिसरों को फोन किया था। सोचिए, ये 2 वो ऑफिसर हैं जिनके नाम उन्होंने अपने उस नोट में लिखे हुए हैं, लेकिन उन दोनों में से किसी एक ने फोन नहीं उठाया। यानी कि एक आईपीएस ऑफिसर का फोन नहीं उठाना, दूसरा ऑफिसर अगर फोन नहीं उठाता है तो इसकी अवहेलना ही कहते हैं, इग्नोर कहते हैं, नजरअंदाज जिसे कहा जाता है। अब वो यही कहकर गए थे कि भाई मुझे नजरअंदाज ही किया जा रहा था, मेरी बेइज्जती की जा रही थी, तो सीधा सीधा इसका मतलब यही होता है। हो सकता है वो इस बात के लिए, या जो सुशील कुमार की गिरफ्तारी हुई थी ये सब पूछने के लिए कर रहे हों, या फिर और कोई बात हो इसमें, लेकिन उनका फोन उठाया ही नहीं गया। दूसरा, एएसआई संदीप लाठर साहब जब वहां पर जा रहे थे, चश्मा उश्मा पहने हुए थे और नहीं लग रहा है, बॉडी जेस्चर आप समझने की कोशिश कीजिए, कहीं से इस बात को आप समझ नहीं सकते हैं कि ये बहुत ज्यादा प्रेशर में है, या कहीं हो सकता है कि ये किसी के बुलाने पर कहीं जा रहे हों या फिर कहीं ये जा रहे हैं। यानी कि जो रोजाना जैसे हम और आप आम दिनचर्या में चलते हैं, जाते हैं, आते हैं, ठीक वैसे ही ये चल रहे हैं। क्योंकि अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा प्रेशर में होगा तो ये चश्मा नहीं पहनेगा, बाल कॉम्ब नहीं करेगा, कपड़े ठीक से नहीं पहनेगा। अगर किसी को भी पता है कि मैं इतना ज़्यादा तनाव में हूँ और इस तरह से कदम उठाने जा रहा हूँ, तो जिस कंडीशन में रहेगा उसी कंडीशन में वो चल निकलेगा। ये एक बात। दूसरा ये कि सोशल मीडिया पर, जैसा मैंने शुरू में जिक्र किया कि पीटीआई एक न्यूज एजेंसी है, उसके हवाले से एक बाइट में देख रहा था जिसमें उनके मामा के लड़के हैं, वो कह रहे हैं कि वो गोली ही नहीं मिली जो संदीप लाठर के आसपास मिलनी चाहिए थी, जहां पर उन्होंने किया था। तो क्या वो किसी के बुलाने पर वहां पर गए थे? क्या वहां पर कोई और था? फिलहाल अभी उस रास्ते में तो कोई और दिख नहीं रहा है, लेकिन हो सकता है कि इसमें पूरा कहीं ना कहीं और नया एंगल जुड़ कर आए। लेकिन अभी तक देखिए, किसी के गले के नीचे से ये बात हजम नहीं हो रही है, क्योंकि सभी लोग दाल चावल रोटी सब्जी ही खाते हैं, कोई अलग चीज तो खाता नहीं है। सब लोग यही सवाल कर रहे हैं कि भाई अगर संदीप लाठर साहब आरोप ही लगा रहे थे आईपीएस पूरण कुमार पर, वो गलत ही थे, भ्रष्टाचारी थे मान लीजिए, तो उन्हें इस तरह की कदम उठाने की जरूरत क्या थी? वो जिंदा रहकर भी तो इस तरह का कदम उठा सकते थे। खट्टर साहब आखिर इतने दिनों तक उनके घर पर क्यों नहीं पहुंचे? अब आखिर ऐसा क्या हुआ जो अब उनके घर पर पहुंच रहे हैं? क्या किसी का ऊपर से दबाव बन रहा है इस पूरे मामले में? हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब ने जब उनसे ये कहा गया था कि भाई इन सभी लोगों को सबसे पहले सस्पेंड कीजिए, निलंबित कीजिए, उन्होंने कहा था कि मैं किसी चपरासी को भी नहीं सस्पेंड कर सकता। मतलब ये सब कई ऐसे सवाल हैं जो सवाल अब लोगों को कौंध रहे हैं। तीसरा एक चीज और देखिए, इस पूरे मामले में अगर आप सोचिए कि आप आम इंसान हैं, आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रचता है तो आपकी तुरंत गिरफ्तारी हो जाती है, लेकिन इस पूरे मामले में एन साहब की गिरफ्तारी नहीं हुई। काफी ज्यादा जद्दोजहद के बाद उन्हें घर छुट्टी पे बिठाया गया और उनका ट्रांसफर किया गया, वहां किसी और को लाया गया। तो ऐसे कई सारी बातें हैं जो अब खुलकर सामने आ रही हैं। जैसा मैंने जिक्र किया कि साच को आंच नहीं होता, सच्चाई कभी छिपती नहीं है, झूठ कभी टिकता नहीं है। तो इस केस में कुछ वैसा ही देखने को मिल रहा है। बहरहाल देखिए, अब ये मामला बहुत ज़्यादा तूल पकड़ चुका है और कल 26 अक्टूबर है, कल वो दिन है जब शोक सभा बुलाई गई है। 15,000 आईपीएस को न्योता दिया गया है। कल के दिन देखना होगा इस केस में क्या होता है। आप अपने विचार रख सकते हैं दोस्तों। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। जय।